हेलो, नमस्कार। आज का लाइव थोड़ा हटके है क्योंकि आज मैं आपको स्वास्थ्य और पैसा कैसे कमाया जाए वो भी खेती करके ऐसे विभाग में बैठा हूँ। करता हूँ आपको। इस समय मैं बैठा हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और सर ने बताया आत्मा परियोजना के अंतर्गत आपको जानकारियां दी जाएंगी कि उसमें आप कैसे खेती कर सकते हैं। और मेरे हाथ में है एक छोटा सा वो, जिसमें अगर मैं उल्टा दिखेगा आपको कैमरे में तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं क्यों और कैसे प्राकृतिक खेती की पूरी जानकारी। प्राकृतिक खेती हमारे आसपास गांव में हो भी रही है, आप देख भी रहे होंगे। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि एक लेडीज ने वीडियो डाली थी जिसमें वो कुछ ऐसे वो बना रहे थे जैसे हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, वैसे वो प्राकृतिक तरीके से कैसे बनाए जाते हैं वो बना के दिखा रहे थे। तो ऐसे में जो अधिकारी हैं यहाँ के रवि जी, वो मेरे साथ हैं और वो आपको इस बारे में सारी जानकारी देंगे कि कैसे आप अपने आप को स्वस्थ भी रख पाएंगे और कैसे आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे आपके आसपास गांव में ना इस समय मक्की बेची जा रही है और मक्की की कीमत क्या मिल रही है? मक्की की कीमत मिल रही है 22 रुपए, 21 रुपए, 23 रुपए। ज्यादातर इस बार मक्की हुई नहीं, लेकिन जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा था इनके पास और वो प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे थे, जिन्होंने रसायन इत्यादि नहीं डाले और खेती की, उनसे ये खरीद रहे हैं 4,000 रुपए क्विंटल, यानी आपके 40 रुपए किलो खरीदी जा रही है। वैसे ही ये गेहूं खरीदते हैं 60 रुपए केजी। और आप देखिए हमारे यहाँ जौ, जिसे हम जौ ही बीजते हैं ज्यादा, या जौ भी बीज सकते हैं। यदि आप जौ बीजेंगे तो वो भी आपसे 60 रुपए किलो लेंगे, यानी 60 रुपए के किलो के हिसाब से हो गया एक क्विंटल 6,000 के। और यदि आपको 10 क्विंटल या 20 क्विंटल हो जाते हैं तो 18-20 हजार रुपए का आपका शुद्ध मुनाफा आप निकाल सकते हैं अपने खर्चा पर्चा निकाल के। मैं ये भी समझ सकता हूं कि कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि हम थोड़ा मैं बार बार देख रहा हूं इस पे। तो चलो अब मैं आपको सीधा रवि जी से रूबरू कराता हूं कि ये क्या उपलब्ध कराने वाले हैं आपको और कैसे कैसे होगा। तो अब सीधा स्क्रीन पे। नमस्कार जी, मेरा नाम रवि कुमार है और मैं खंड तकनीकी प्रबंधक हूं विकास खंड बंगाणा में कृषि विभाग आत्मा परियोजना से। आज हम प्राकृतिक खेती के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग 2018 से प्राकृतिक खेती चली हुई है, लोग किसान कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं इसके साथ। लेकिन अगर आप सही तरीके से प्राकृतिक खेती करते हैं, अगर आप अपने खेतों में बिना रसायन, बिना खाद, जो केमिकल वाली खाद होती है, या कोई घास, आजकल ज़्यादातर जो लोग हैं वो घास वाला जो है दवाई है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप उनका इस्तेमाल छोड़कर बिना केमिकल से अगर खेती करते हैं तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि उसमें आपको जो उपज है, जो आपका उत्पादन होगा, वो अच्छी कीमत आपको जो है उसकी मिलेगी। तो इसलिए आप सभी जो है बिना केमिकल से खेती करें। जैसे सर ने बताया कि जो गेहूं का रेट है, जो गेहूं का जो मूल्य है, अगर हम प्रति किलो की बात करें तो 60 रुपए प्रति किलो सर ने आपको बताया, और उसके बाद जो है उस पे 2 रुपए आपको किराया अलग से दिया जाएगा। मान लो आपको जो अनाज मंडी आपकी कहीं दूर है तो उस पे 2 रुपए जो उसका जो मूल्य है, 2 रुपए उस पे जो 1 किलो पर आपको उसमें किराया भी उपलब्ध जो है सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आज किसान, हम बात करते हैं कि हम किसान की आय को कैसे बढ़ाएं, कैसे उसको दुगना करें। अब आप खुद ही अनुमान लगाइए कि जहां आपकी गेहूं 2500 रुपये किलो और 2500 रुपये क्विंटल, या ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये क्विंटल, इससे ज़्यादा कोई जो ठेकेदार आते हैं बाहर से वो नहीं लेते हैं। और वहीं पे ही सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है या कृषि विभाग द्वारा ये गेहूं जो बिना केमिकल वाली गेहूं है, ये आपको दुगने से अधिक मूल्य पर जो है विभाग जो है सरकार खरीद रही है। तो जैसा आप जानते हैं कि 6,000 रुपये क्विंटल गेहूं, उस पे 200 रुपये जो है 1 क्विंटल पर आपको उसका किराया मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें हल्दी की, तो जो आमतौर पर मुझे लगता है कि बंगाणा जैसे क्षेत्र में हर परिवार अपने लिए हल्दी लगाता ही है, और वो हल्दी में कुछ ज़्यादा डालते भी नहीं है, कोई केमिकल नहीं, कोई खाद नहीं इस्तेमाल होती है, किसी तरह का रसायन यूज नहीं होता है।
तो वो हल्दी अगर आप जब हमारे पास आप पंजीकरण करवाएंगे और जो घटक हम आपको प्राकृतिक विधि में बताएंगे, अगर उसका इस्तेमाल आप अपने खेतों में करते हैं तो उसके बाद उस हल्दी का जो मूल्य है वो 90 रुपए किलो, कच्ची हल्दी जो है वो 90 रुपए किलो उसका मूल्य हो जाता है। तो आप लोग अनुमान लगाइए कि आमतौर पर मुझे लगता है 40-50 रुपए किलो कच्ची हल्दी का मूल्य होगा शायद बाजार में, लेकिन यहीं आप बिना केमिकल जो हमारी विधि से, प्राकृतिक विधि से अगर तैयार करेंगे तो लगभग आपको 9,000 रुपये क्विंटल हल्दी आप लोग जो है सरकार को दे सकते हैं, और वो उसका मूल्य तय कर लिया है। तो हम किसानों से उनके जो उत्पादन है उसकी जो आंकलन है वो करते रहते हैं, बीच बीच में पूछते रहते हैं कि आपके कितने अनुमानित उपज कितनी है, कि क्या वो देंगे या नहीं देंगे, तो उसकी हम अलग से डिटेल रखते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि किसान से मैं थोड़ा सा ये भी बोलना चाहूँगा कि कुछ किसान ऐसे होते हैं कि वो हमारे पास पंजीकरण तो करा लेते हैं, लेकिन जो गतिविधियां हम उनको बताते हैं, प्राकृतिक जो घटक हमने उसमें इस्तेमाल करने होते हैं खेती में, वो किसान उनको नहीं अपनाता है, और जब देने की बारी आती है तो वो हमारे पास आ जाते हैं कि जी हमने बेचनी है। लेकिन मैं आपको साफ तौर पर ये बताना चाहूँ कि हम प्रॉपर उनके ऊपर निगरानी रखते हैं, जैसे कि वो समय समय पर हमारे जो घटक है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे वीडियो के माध्यम से हो या उनके घर पे जाना हमें पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका उत्पादन निकलेगा उसके बाद उसकी सैंपलिंग होगी। हम सैंपल आपके जो भी आपका हल्दी है या आपकी गेहूं है, अगर मक्की है आपकी, तो मक्की का रेट भी मैं आपको बता दूं 4,000 रुपये क्विंटल है। तो अगर कोई भी आपकी उपज है तो उसका हम पहले सैंपल लेंगे, उसमें हम रैंडमली 3 सैंपल, जैसे आप किसान है तो हम एक जो है एक सैंपल जो 3 हिस्सों में उसको डिवाइड करेंगे, एक हमारे पास रहेगा, एक हम आगे भेजेंगे और एक आपके पास रहेगा उसी में से ही, ताकि कल को कोई भी मतलब पारदर्शिता बनी रहे। तो इस तरह से इसकी जो है पहले हम सैंपलिंग करते हैं। अगर मान लो उसमें कोई केमिकल आता है आपके उपज में, तो जितना भी खर्चा चाहे वो आपने ट्रांसपोर्टेशन का किया होगा, मंडी तक पहुंचाने का किया है, वो सारा पैसा आपको जो है नहीं मिलेगा। वो मतलब वो आपको पैसा कोई भी उसका खर्च नहीं मिलेगा, और वो मंडी से आपको लानी भी पड़ेगी। उपज जो है वो वापस भी आपको अपने पैसे से ही लानी पड़ेगी। मतलब ये इसका सबसे बड़ा ये। तो आप ध्यान ये रखें कि अगर आप सही विधि से और हमारे तरीके से आप जो है ये प्राकृतिक खेती करते हैं, तभी आपके जो अनाज है उसमें आपका केमिकल नहीं आएगा। मैं एक थोड़ा जानकारी लोगों को ये पहुंचे जी, कि आप थोड़ा आइडिया दीजिए लोगों को। जैसे मान लीजिए कोई 1 कनाल में हल्दी बीज लेता है और प्राकृतिक तरीके से उसे करता है, तो 1 कनाल में कितनी उनके लिए निकल जाएगी, कितनी पैदावार संभव है? आइडिया थोड़ा बहुत आप लगा दें। वैसे तो देखो, हल्दी की जो उपज है, इनका फोन उठाइएगा। हल्दी जो है, जैसा कि वेट में इसका जो है बहुत ज़्यादा वेट होता है, जैसा आप सभी जानते हैं। तो आप 1 कनाल में लगभग, अगर मेरे हिसाब से अगर मैं अनुमान लगाऊं तो 10 क्विंटल हल्दी बड़े आराम से, जैसे हमारा जो क्षेत्र है उसके बड़े आराम से निकल जाएगी। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1 कनाल में अगर 10 क्विंटल निकलती है तो 9,000 रुपए के हिसाब से आप अनुमान 80,000 की, आप 70,000 की, लगभग 1 कनाल में आप 70,000 की हल्दी बेच सकते हैं आराम से। यानी आप 2 कनाल में हल्दी लगाते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक का आप बिजनेस कर सकते हैं। उसमें 10-15 हजार रुपए आप खर्च निकाल लीजिए अपना लगाने का, उसे निकालने का। तो ये 1 साल में और एक साल में एक बार इसकी उपज होती है। मतलब किसी के पास यदि मान लो कोई 5 कनाल में हल्दी बीज देता है तो उसका 50,000 के आसपास खर्चा आएगा लगाने में, और निकालने में ही सेम लगा लो। मतलब लेबर वगैरह का खर्चा इसमें ज्यादा होता है। बाकी जो एक घटक वगैरह हमारे स्प्रे करने हैं वो तो इजीली, बहुत ही सस्ते, मतलब अपने घर पे बनेंगे, किसान उसको खुद बनाएगा। जैसे जीवामृत इस्तेमाल होता है, खट्टी लस्सी का प्रयोग करते हैं, कीड़ों के लिए नीम अस्त्र हो गया, अग्नि अस्त्र हो गया, और खाद के रूप में हम घन जीवामृत इस्तेमाल करवाते हैं जो देसी गाय के गोबर से बनता है। तो ये सारी चीजें बहुत ही सस्ते दाम में, अगर अभी तो हम जो है जैव आदान संसाधन केंद्र भी हमने खोले हैं, तो जगह जगह वो दुकानें हैं जहां से आप खरीद भी सकते हैं। जैसे अभी कहाँ आपके? अभी हमारे पास हमने 8 जो है जैव आदान संसाधन खोले हुए हैं। एक बुधान में है हमारे, और एक हमारे पास है जमासनी माता जी का जो मंदिर है उसके सामने एक वहां पे है। उसके बाद हमारे पास एक बल में है, एक छपरो में है, एक अम्बेड़ा में है।
तो इस तरह से हमारे पास जो है लगभग 8 और एक बिहम्बी में भी है सुकड़ियाल में। ओके। तो 8 जैव उद्यान संसाधन केंद्र हैं। जो किसान नहीं बना सकते हैं वो उनसे खरीद सकते हैं और बड़ा बहुत ही मामूली सा मूल्य है, कोई बहुत ज़्यादा रेट नहीं है इसका। ठीक है। तो इजीली उनको मिल जाएगा। ठीक है। और ये मान के चलो कि अगर आपके साथ किसान जुड़ना चाहता है तो उसे क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? मतलब कुछ भी नहीं, ज्यादा कोई, देखो हमारा जो मकसद है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, हम बंगाणा की बात करें तो माननीय विधायक जी ने भी हमें बड़े साफ शब्दों में एक संदेश, और वो जहां भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उनमें भी सीधे वो बोलते हैं कि आप सभी आएं और प्राकृतिक खेती से जरूर जुड़ें, क्योंकि हमारे आने वाला जो भविष्य है, जितना हम केमिकल अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं या हम बाजार का अनाज खा रहे हैं, सबको पता है कि उसमें पेस्टिसाइड कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। पैकेजिंग जब होती है तब उसमें कई तरह के प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। तो वो जो अनाज हम खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जहरीला है। अब उस जहरीले अनाज को खाकर आज अगर हम देखें तो 30-40 साल से हम इसको खा रहे हैं, तो आज हालात ऐसे हैं कि हॉस्पिटलों में जो है वो लाइनें लगी हुई हैं। आप सुबह 8 बजे भी जाएंगे तब भी हॉस्पिटल में आपको लाइनें मिलेंगी, इतने बुरे हाल हैं। सरकारी तो सरकारी, प्राइवेटों में यही हाल है। तो जो ये केमिकल है ये स्लो पॉइजन होता है, धीरे धीरे हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है और बाद में एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। तो मेरा सभी जितने भी मुझे देख रहे हैं, जितने भी परिवार हैं, कुर्लैड के हैं या कोई भी परिवार है, वो एक बार इस पे विचार जरूर करें। हम बच्चों को चाहे जितना मर्जी पढ़ा लें लिखा लें, उन्होंने खाना तो अनाज ही है, और वो अनाज कैसा है वो मायने रखता है, क्योंकि जहरीला अनाज होगा, शरीर में जाएगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी, आज नहीं 5 साल नहीं 10 साल बाद कोई ना कोई बीमारी जरूर पैदा करेगी। अगर अनाज अच्छा होगा, शुद्ध होगा, स्वस्थ होगा, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। अगर शरीर स्वस्थ है तो जैसा बोलते हैं ना, एक कहावत भी सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे। और जो हमारे सबसे बड़ी बात, जो मिट्टी है जिसमें हम जहर डाल रहे हैं, वो मिट्टी शुद्ध रहेगी धीरे धीरे। जो बुजुर्गों ने हमें अच्छी मिट्टी दी थी वो दोबारा से वैसी होगी। अभी तो बड़ी जहरीली है, क्योंकि हम देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं। दोस्तों ये कहानी नहीं है, जैसे मैं आपको अदर खबरें दिखाता हूं वैसा नहीं है ये, और कोई कंटेंट नहीं है ये आप लोगों के लिए है। मैं सर ने जैसे बताया कि अगर आप अच्छा खाएंगे, आप अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में आपको दवाई दी जाती है और साथ में ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस देता है डॉक्टर कि आपको ये नहीं खाना है, आपको ये नहीं खाना है, आपको ये नहीं खाना है। तो डॉक्टर जब रिस्ट्रिक्शन देता है डॉक्टर, तो वो ये चीजें बताता है कि ये चीजें नहीं खानी है। तो वैसे ही है कि आप जितना पेस्टिसाइड्स वाला यानी रसायन युक्त खाना खाएंगे, बीमारी उतनी बढ़ेगी। आज आप देख रहे हैं कि आपके गांव में भी 1, 2, 3 लोग कैंसर से पीड़ित आपको मिलेंगे। तो उसकी वजह क्या है? आपके खेतों में जाने वाला रसायन, और उसी रसायन की वजह से भयंकर से भयंकर बीमारियां पैदा होती हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ेंगे, आप शहरों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर ऑर्गेनिक फूड लेने के लिए लोग भागे हुए हैं, अच्छी कॉस्ट पर ऑर्गेनिक फूड खरीद रहे हैं। मतलब जो 10-20 रुपए की मूली आपको बाजार में मिलती है, वो ऑर्गेनिक रूप से अगर डेवलप की गई है, उगाई गई है, तो 100-150 रुपए किलो भी मिल रही है। वैसे ही हिमाचल, यहाँ पे तो रवि जी का मेरे को बहुत अच्छा वो भी लगता है कि इनकी बोलचाल भी बहुत अच्छी है। तो ये जैसे लोगों से मिलजुल कर उन लोगों को बता रहे हैं, और ये भी नहीं है कि आपको नुकसान होने वाला है। अभी लोगों ने अगर मक्की बेची होगी तो 2200, 2300 रुपए, 2400 रुपए बेची होगी, लेकिन यदि उन्होंने कितने का, मतलब अगर आप उसमें थोड़ा सा समय देंगे तो वही जो है वो डबल कॉस्ट पे चली जाएगी। ये 4000 रुपए खरीदते हैं मक्की, और सेम एज हमारे गांव में हल्दी बीजी जाती है। बहुत ज्यादा लोग हल्दी बीजते हैं, जहां उनका कुछ नहीं होना होता है, जहां पे बंदरा की उजाड़ है, या जहां पर सूअर इत्यादि नुकसान कर जाते हैं, उस क्षेत्र में लोग क्या करते हैं कि हल्दी बीज देते हैं। हो रही है भाई जी, एक बात पूछनी है सर से कि कौन कौन से फसलों पर है। अच्छा, मनोज जी का सवाल है, तो आप थोड़ा बताइए मनोज जी को कि कौन कौन सी फसलों पे आप ये चीजें करते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक खेती है ये प्रकृति के साथ मिलकर करने वाली खेती है। ये आप किसी भी तरह की फसल में कर सकते हैं, चाहे सब्जियां हो, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे आपका अनाज हो।
ये हर तरह की, हमने सिर्फ आपको एक विधि बताएंगे, उस विधि में कौन सी चीज कब डालनी है वो सारी चीजें आपको, अगर हम ट्रेनिंग भी कराते हैं बीच बीच में, जो इच्छुक किसान है जो हमारे विभाग में आकर हमारे से बात कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आपने सिर्फ हमें आधार कार्ड लेके आना है, हम फॉर्मेलिटीज मामूली सी है, आप नाम लिखवाएंगे और आप अपना जो है एरिया, कितने एरिया में आप जो है प्राकृतिक खेती करेंगे वो आप हमें बताएंगे और हम आपको विधि बताएंगे कि किस तरह से आपने प्राकृतिक खेती करनी है, कौन कौन सी चीजें डालनी है, कैसे डालनी है, कौन सी चीजें कैसे बनेंगी, ये सारी चीजें हम आपको बैठकर बता देंगे। उसके बाद आप जो है किसी भी फसल पे, फल फूल चाहे सब्जी चाहे अनाज, कोई भी फसल हो, ये विधि सब पे, सभी चीजों पर जो है आप अपना सकते हैं। तो मनोज जी, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, और फिर भी यदि आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप रवि जी से संपर्क कर सकते हैं, आप विभाग में विजिट कर सकते हैं, आपको और अच्छी जानकारी मिल जाएगी। अब मैं थोड़ा, जो इनके द्वारा प्राकृतिक रूप से रसायन बनाए जाते हैं जो आपके इनको प्रोटेक्ट करते हैं आपकी फसलों को, मैं वो भी दिखाना चाहूंगा कि एक बार सर दिखा दें। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये सबसे जो जरूरी जो घटक है हमारे प्राकृतिक खेती में, उसको जीवामृत बोला जाता है। जैसे इसके नाम में ही पता है, इसमें जीवामृत है, मतलब जीवों के लिए अमृत या जीवन, इसमें जीवन शब्द आता है और अमृत शब्द जो आ जाता है, तो आप देख सकते हैं कि ये जीवों के लिए भी अमृत है और हमारे लिए और मिट्टी के लिए भी अमृत है। तो इससे जीवाणु, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो मिट्टी में जो जीवाणु होते हैं, जो पौधों के लिए एक तरह से मिनरल्स तैयार करते हैं ताकि वो जड़ें उसको ले सकें, वो ये जो माइक्रोब्स है करते हैं। एक और सवाल मनोज जी ने भेजा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर सकते हैं। बिल्कुल यार, खेती तो कोई भी कर सकता है भाई। किसान चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे कोई भी हो, अगर उनके पास सुबह शाम का भी समय है, तो अगर आप अपने किचन गार्डन से भी शुरुआत करते हैं, तो आपको अगर अच्छी सब्जी अगर आप अपने घर के लिए उगा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत होगी आपके लिए। आप आने वाले समय में उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप 10 कनाल में ही शुरू कर दीजिए, आप फिलहाल 1 कनाल से करें शुरू। जब आपको अच्छा भी लगेगा और एक अच्छा टाइम पास भी होता है, क्योंकि पूरा दिन शेड्यूल बिजी रहता है, तो सुबह शाम अच्छा टाइम पास भी हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। और जब प्राकृतिक चीजों के साथ आप जब ये घटक जो आप डालेंगे, तो आपका सेहत पर भी काफी ज्यादा इससे असर पड़ता है। और क्योंकि ये सारी घटक जितने भी हैं, ये देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से बनते हैं, तो आप इसको जो है बड़े आराम से कर सकते हैं। अगला हमारे पास होता है बीजामृत। जैसा कि आप आजकल गेहूं की बिजाई कर रहे हैं, तो ये बीजामृत होता है। जैसे आजकल गेहूं का या किसी भी तरह का आप बाजार से बीज लाएंगे, तो उसमें कलर देखते हैं कि रंग लगा होता है। वो एक्चुअली होता क्या है, वो केमिकल होता है और वो केमिकल से ट्रीट किया होता है। लेकिन हमारे जो नेचुरल फार्मिंग है, उसमें बीजामृत, ये भी अमृत ही है एक बीजों के लिए। इसको क्या करते हैं हम, देसी गाय के गोबर गौमूत्र से बनता है। डिटेल में हम ट्रेनिंग में आपको बता देंगे सारी चीजें। तो वो इससे ट्रीट करते हैं बीजों को, ताकि मतलब बीज जब खेत में जाए तो कोई कीड़ा या बीमारी ना लगे। तो ये घन जीवामृत है। ये आप इसको देखेंगे तो एक तरह से ये खाद होती है, देसी गाय के गोबर से तैयार की जाती है। इसको गोबर को सड़ाया नहीं जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने खेत में कहीं पे भी एक ढेर लगा देते हैं गोबर, हमारी लोकल भाषा में मल्च लगा देते हैं। इसमें वैसा नहीं करते हैं। इसमें गोबर को सड़ाया नहीं जाता है, इसमें सुखाया जाता है। पहले माइक्रोब्स जो होते हैं, जो इसमें जीवाणु होते हैं, जो देसी गाय के गोबर गौमूत्र में, उनको पहले हम डेड कर देते हैं, वो गोबर सूख जाता है। फिर क्या होता है, फिर इसको जब प्रोसेस करते हैं तो उसमें गुड़, बेसन, गौमूत्र को मिला के और जंगल की मिट्टी लाते हैं। फिर इसकी जो है, इसको 3-4 दिन के लिए प्रोसेस करते हैं, तो इसकी जो है एक बहुत ही अच्छी खाद बन जाती है। उसके बाद हमारे खेतों में कीड़े लगते हैं, तो कीड़ों के लिए एक नीमास्त्र होता है, इनको अस्त्र का नाम दिया हुआ, जैसे नीम अस्त्र है। तो ये क्या करता है, सबसे आसान नीम के पत्तों से तैयार होता है। अगर आपके पास नीम का पत्ता नहीं है, तो आप किसी भी तरह के कड़वे पत्ते से इस घटक को बना सकते हैं। ये बड़ा आसान होता है बनाना। इसका छिड़काव करेंगे तो खेत में कीड़े नहीं आएंगे। ये आगे वाले जो ब्रह्म अस्त्र है और जो अग्नि अस्त्र है, ये दोनों भी कीड़ों के लिए ये सबसे कम, मतलब इसकी शक्ति थोड़ी कम है, इसकी ज्यादा है। और इन दोनों की जैसे लिखा हुआ है इस पे ब्रह्मास्त्र और अग्नि अस्त्र है, ये थोड़ा ऐसे है। ये आपके अस्त्र, ये अग्नि अस्त्र चलेगा। उसके बाद फिर चलेगा ब्रह्मास्त्र। मान लो कीड़े अगर कम है तो नीम अस्त्र से आपका काम हो जाएगा। अगर कीड़े की संख्या ज्यादा है या प्रकोप ज्यादा है तो आप अग्नि अस्त्र करेंगे। अगर मान लो बहुत ज्यादा है तो ब्रह्मास्त्र।
ठीक है। उसके बाद खेतों में सबसे ज्यादा बीमारी का जो है ये रहता है कि बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं, ज्यादातर फंगस वाली बीमारियां जो है। तो देखो सबसे आसान और सबसे इजी जो घटक है वो खट्टी लस्सी है। हम लोग अपने घर में लस्सी होती है उसको लोग फेंक देते हैं। तो ये जो खट्टी लस्सी है ये एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है। आप 40 लीटर पानी लीजिए और 1 लीटर लस्सी डालिए उसमें, और उसको जो है, पर लस्सी जो है 10 से 15 दिन पुरानी होनी चाहिए, खट्टी होनी चाहिए, और उसको आप अपने 2 कनाल के खेत में स्प्रे कर सकते हैं 40 लीटर पानी में डालकर। लेकिन ये सारे घटक जो है ये इनकी जो समय है इसका, क्योंकि ये जो विधि हम बताएंगे, इसका जो टाइमिंग हम बताएंगे उस हिसाब से आपको स्प्रे करना पड़ेगा, तभी आपको फायदा होगा। नहीं तो किसान क्या करता है, एक बार जीवामृत कर देता है और फिर बिजाई के बाद आ जाता है जी हमारी फसल कम हुई। तो कम तभी हुई क्योंकि वो प्रॉपर विधि से नहीं करता। आपसे गाइडेंस बिल्कुल मुफ्त रहती है, तो ऐसा नहीं है, किसान वो गाइडेंस ले सकते हैं जी। तो इसकी डिटेल वीडियो हम जल्दी ही, जैसे कि मैंने आपको विधिवत बताया है कि हम पॉडकास्ट के माध्यम से आपके बीच आ रहे हैं, तो मैं एक बार रवि जी को बीइंग अ गेस्ट वहां लूंगा और आपको प्राकृतिक खेती की सारी जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। तो तब तक